हाँ जी, तो वेलकम बैक एंड थैंक यू सो मच फॉर सच अ ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स एट कल की वीडियो। मुझे भी बहुत मज़ा आया, तुम्हें बहुत मज़ा आया, तुमने नोट्स डाउनलोड किए, तुमने बहुत सारा प्यार दिखाया। आज हम स्टार्ट करेंगे आगे 2 यूनिट्स के बाद तीसरे यूनिट पे, लेकिन उससे पहले यार तुम्हारे भप्पी भैया से थोड़ी गलती हो गई। सुन लो थोड़ी सी। हाँ जी भैया। तो आपको पता है कौन सी दाल थी? अभी आपके विश्वास भैया बताएंगे आपको। तो तुमने देखा यार, उनसे थोड़ी सी गलती हुई है एंड देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड रागों का समय सिद्धांत। इसको इंग्लिश में कहते हैं टाइम थ्योरी ऑफ राग्स। यानी कि रागों को ना गाने बजाने का एक स्पेसिफिक टाइम होता है। उस टाइम पे अगर हम गाएंगे बजाएंगे तो उनकी बहुत सुंदरता निखर के आती है। समय हमारे जीवन में बहुत महत्व है तथा जीवन के साथ साथ संगीत का भी काफ़ी महत्व है। समय पर रागों का गाना बजाना हमें कोमलता एवं शांति प्रदान करता है। एक और स्पॉइलर अगर मैं दूं तो इसका गारंटीड 6 नंबर का क्वेश्चन है। मतलब नॉट एग्जैक्टली 6 नंबर का क्वेश्चन, बट ये अकेला ऐसा टॉपिक है जो गारंटीड है 6 मार्क्स का। यूनिट है, यूनिट के अंदर अपने आप में टॉपिक है बहुत छोटा सा। मतलब सबसे इजीएस्ट 6 मार्क्स अगर कोई है तो वो ये है। ध्यान से सुनिए। राग मालकोस रात को गाया बजाया जाता है, राग भैरव प्रातःकाल में गाया बजाया जाता है। कुछ राग मौसम के हिसाब से भी गाया बजाया जाता है, जैसे वर्षा ऋतु में राग मेघ मल्हार गाया बजाया जाता है। राग काफी होली के दिनों में गाया बजाया जाता है तथा राग बसंत बसंत ऋतु में गाया बजाया जाता है। पहला पैराग्राफ वॉज फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ टाइम एंड दूसरा पैराग्राफ वॉज फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ एग्जाम्पल्स। ठीक है, याद करना लिखना बहुत जरूरी है। द प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट इन म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक में थ्योरी बहुत वास्ट है। हम जो पढ़ रहे हैं वो कुछ ऐसे एनसीईआरटी स्पेसिफाइड नहीं है, बस अच्छा है, समझ आ रहा है, समझाना आना चाहिए। हम 30 मार्क्स 30 में 30 सभी स्कोर कर पाएंगे जब एग्जामिनर को लगेगा इसे आता सब कुछ है, पर ये बताई इसने इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, वो चीज़ आनी चाहिए। तो प्रेजेंटेशन मैटर्स द मोस्ट। मैंने नोट्स में जिस तरीके से चीज़ें तुम्हें समझाई हैं बताई हैं वैसे ही लिखना। और अगर इफ़ तुम पिछली वीडियो नहीं देख के आए हो, क्या कर रहे हो यार, जाओ पहले पिछली वीडियो देखो, कंप्लीट करो, प्रैक्टिस करो, फिर आना इस पर। ठीक है, चलो ये हमने देख लिया। उसके बाद कुछ डिविजन शुरू हो जाती है। पूर्वांग एवं उत्तरांग वादी राग। सप्तक के पहले भाग यानी कि सारे गामा को पूर्वांग कहते हैं और दूसरा भाग यानी कि पाधा नीसा को उत्तरांग कहते हैं। जिस राग में पूर्वांग में से वादी स्वर होता है, मैंने बताया था राग में 2 स्वर होते हैं, वादी स्वर और संवादी स्वर। अगर वादी स्वर सारे गामा में से है तो उसे पूर्वांग वादी राग कहा जाता है, और अगर वादी स्वर दूसरे बनेंगे उत्तरांग में से है तो उसे उत्तरांग वादी राग कहा जाता है। ये वाले राग दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक गाए जाते हैं और उत्तरांग वादी रात के 12 से दिन के 12 तक गाए जाते हैं। यानी कि 12 AM, 12 PM और 12 AM। इस टाइम पीरियड में जो गाया जाएगा वो होगा पूर्वांगवादी राग, और इस टाइम पीरियड में जो गाया जाएगा वो होगा उत्तरांगवादी राग। ठीक है, ये हम समझ चुके हैं। वेरी गुड। अब गुणीजनों ने शुद्ध एवं कोमल स्वरों को देखते हुए भी रागों के 3 विभाग किए। एक वो राग है जिनमें रे और ध कोमल है, हमारे तो सिलेबस में 3 है, बट रागों का समय सिद्धांत जनरल टॉपिक है, जितने भी राग होंगे वो कवर होंगे, राइट। तो जिन भी रागों में रे और ध कोमल है ना, इसे संधि प्रकाश राग कहते हैं। ठीक है, इन्हें सुबह या शाम के 4 से 7 बजे तक गाया बजाया जाता है। सुबह गाया बजाए जाने वाले रागों को प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग कहते हैं तथा शाम को गाया बजाए जाने वाले रागों को संध्याकालीन संधि प्रकाश राग कहते हैं। वेरी सिंपल। जिसमें रे और ध शुद्ध स्वर होते हैं। ये राग सुबह शाम 7 से 10 बजे तक गाए बजाए जाते हैं। जहाँ ग और नी कोमल होते हैं, यह राग सुबह या शाम 10 से 4 बजे तक गाए बजाए जाते हैं। अब देखो डिवीजन क्या है। सुबह 12 से 4 बजे तक ग नी कोमल, 4 से 7 रे ध कोमल, 7 से 10 रे ध शुद्ध। मौसम के अनुसार भी कुछ राग गाए बजाए जाते हैं और इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन वाले एग्जाम्पल दे सकते हैं एक और हेडिंग बना के। क्या? राग बसंत, राग मेघ मल्हार बारिश में, और राग बसंत बसंत ऋतु में। ठीक है, अब कुछ राग होते हैं जहाँ बहुत तीव्र होता है। क्या पढ़ेंगे इसको? अद्वदर्शक। अद्वदर्शक यानी कि आधा दिखाने वाला स्वर म का महत्व। इसका अर्थ है रागों के समय दर्शाने वाले स्वर। जिन रागों में म शुद्ध होता है उन्हें दिन के समय गाया बजाया जाता है तथा जिन रागों में म तीव्र होता है उन्हें रात्रि के समय गाया बजाया जाता है। कुछ राग इस नियम का अपवाद भी करते हैं, जैसे राग दुर्गा। ये बेसिक सी बात कह दी। और राग दुर्गा ऐसा राग है यार जो इस नियम का उल्लंघन करता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ होगी। लेट मी कंफर्म, अपवाद उल्लंघन ही होता है ना? एक्सेप्शन, एग्जैक्टली, अपवाद इज एक्सेप्शन। बहुत सिंपल सी चीज़ थी, ये हम देख लिया।
ठीक है, अब कंक्लूजन क्या है? यह तो तय है कि रागों को उचित समय पर गाने से ही जो आनंद की अनुभूति होती है वो किसी और समय पर नहीं हो सकती, परंतु राग भैरव जैसे राग सुबह सुनने को नहीं मिलते, क्योंकि संगीत सम्मेलन शाम को ही होते हैं। बहुत बेसिक सी बात है, राग भैरव जैसी चीज़ें सुबह का टाइम है, बट सुबह तो कोई संगीत सम्मेलन होते ही नहीं, इसलिए सुबह के राग इसी दृष्टिकोण की वजह से पीछे रह जाते हैं, उनको उतना फेम नहीं मिलता, चाहे हम लाख आलोचना कर लें, परंतु नियम से रहकर ही आनंद प्राप्त होता है। अब बात कैसी भी लगे, जो भी लगे, कॉन्सेप्ट है, 6 नंबर दे रहा है, बहुत जरूरी है, ठीक है, पढ़ लो, समझ लो, कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं फिर से आ जाऊँ तुम्हारे पेज नंबर 1 पे, तो क्या रह गया भैया? हमने ये टाइम थ्योरी और राग भी कंप्लीट कर लिया, हमारे 3 यूनिट हो गया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब भूपेंद्र भैया तुम्हें हाथ पे कुछ कलाकारी करके दिखाएंगे, लेट्स हैव अ लुक। हाँ जी भैया, तो अभी इससे पहले मैंने एक राग पे जो है ताल बजाई थी, मतलब तबला प्ले किया था। क्या आपको पता है वो राग कौन सा था और वो राग बजाया किस समय जाता है, या फिर उस राग को गाने का या उसकी प्रैक्टिस करने का बेस्ट समय कौन सा है? वो बताएंगे आपको, अभी आपके विश्वास भी है। अब उन्होंने जो अपने हाथ पे किया, इसे हम ताल बोलते हैं। हमारे सिलेबस में 3 राग है, जप ताल, रूपक ताल और धमार ताल। लेट्स हैव अ लुक कि ये होती क्या है, इन्हें याद कैसे करते हैं, इन्हें लिखते कैसे, इन्हें पढ़ते कैसे, इन्हें बोलते कैसे। एक ताल की टेबल होती है, उसके अंदर 3 आइटम होंगी, एक होगा चिन्ह, एक होगी मात्रा और एक होगी बोल। सबसे पहले तुम्हें याद करना होगा किस ताल में कितनी मात्राएं हैं। जैसे जप ताल में 10 मात्राएं हैं, उसके बाद रूपक ताल में 7 मात्राएं हैं और धमार ताल में 14 मात्राएं हैं। ये तुम्हें याद करना होगा, ठीक है। मात्राओं के बाद देयर समथिंग कॉल्ड डिवीजन, जिसको हम बोलते हैं विभाग। विभाग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जप ताल में 4 डिवीजन है, कि ये देखो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे डिवीजन नंबर 1 2 3 4, टेबल के अंदर 4 डिवीजन है, ठीक है। उसके अंदर डिवीजन किस पे है? पहली 2 पे है, दूसरी 3 पे है, तीसरी 2 पे है, चौथी 3 पे है। तो 4 विभाग है, 2 3 2 3 के झप ताल के अंदर, ठीक है। अब इसमें किसी मात्रा पे ताली होगी और किसी मात्रा पे खाली होगी। जब हम हाथ पे एक उंगली रखते हैं, दैट इज नॉर्मल बोल। जब ताली होती है तो ताली मारेंगे, और जब खाली होगा तो उसको ऐसे करते हैं, खाली, ताली और बोल। अगर मैं इस ताल को, छप ताल को अपनी उंगलियों में बजा कर दिखाऊं तो वो कुछ इस प्रकार से हुआ, धिन ना धिन धिन ना, तिन ना धिन धिन ना, ठीक है। ऐसे उंगली ताली उंगली ताली उंगली उंगली, खाली उंगली ताली उंगली उंगली, वो वाली बात आ जाती है, ठीक है। अब याद करना होगा, इसके कुछ बोल है, दिन्ना दिन्ना तिन्ना दिद्दिना, ये इसके बोल हैं। मात्राएं इसमें 10 आती हैं, डिवीजन इसकी कैसे होती है वो हमने देख लिया। अब ताली कहाँ और खाली कहाँ, ये कुछ डिसाइड करने वाली चीज़ नहीं, याद करने वाली चीज़ है, ठीक है। सबसे पहली मात्रा पे ताली है, तीसरी मात्रा पे ताली है और 8वीं मात्रा पे ताली है। वहीं पे एट द सेम टाइम वी हैव व्हाट वी हैव इज कि हमारे पास छठी मात्रा पे खाली है, ये हमें दिया हुआ है, बताया हुआ है। उसको डिनोट कैसे करते हैं? सबसे पहली ताली इज डिनोटेड बाय अ क्रॉस, ठीक है, देन 2 एंड देन 3, क्रॉस 2 3, और जो खाली है वो होगा 0, एज सिंपल एज दैट। अब पहले तो झपता लिखोगे, ये टेबल बनाओगे, मात्राएं कितनी है, विभाग कितने हैं, ताली कहाँ है, खाली कहाँ है, और इसकी लय क्या है, मध्य तथा विलंबित लय, ठीक है। इसके छोटी सी डिस्क्रिप्शन है। इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल होता है भैया स्वतंत्र वादन में, इसका इस्तेमाल होता है ख्याल अंक के गायन में, इसका इस्तेमाल होता है कथक नृत्य के संगीत में। इसके 2 नाम हो रहा है, झंपा और जगजंपा, ये एमसीक्यू में आ सकता है। दिस इज वन ताल, झप ताल। वहीं अगर मैं रूपक ताल पे तो और सिंपल है, इसमें 7 ही मात्राएं, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें विभाग हैं 3 3 2 2 के, इसको हम पढ़ते हैं तिन्ना धिन्ना धिन्ना के नाम से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पहली मात्रा पर ताली है, चौथी मात्रा पर ताली है और छठी मात्रा पर ताली है। पर कुछ लोग हैं जो लड़ते हैं कि भैया पहली मात्रा पर तो खाली होगी, ठीक है। पहली मात्रा को लेकर काफ़ी विवाद हुए, आज तक काफ़ी लोग इस पे सम एवं खाली को लेकर असमंजस में है। नियम के अनुसार पहली मात्रा पर ताली है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे खाली होगी, ठीक है। यह ताल मध्य लय पर गाय बजाई जाती है और उसमें चौथी एवं छठी मात्रा पर ताली बजाई जाती है, ठीक है भाई। इस्तेमाल का है तबले एवं स्वतंत्र वादन, ख्याल गायन, गजल गायन, भजन गायन, गीत गायन, सिंपल। धमार ताल 14 मात्राओं की ताल है, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं क धिट धिट धा ग तिट तिट ता, ठीक है, क धिट धिट धा ग तिट तिट ता, और उसके बाद ये जो एस सा है इसको हम सा पढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान रखना।
अब इसमें डिविजन है 4, 5 2 3 4 की। 5 के बाद एक डिवीजन है, फिर 2 मात्राओं के बाद एक डिवीजन है, फिर 3 मात्राओं के बाद एक डिवीजन है, और फिर 4 मात्राओं के बाद एक डिवीजन है। अगेन वही डिवीजन के बाद यहाँ ताली होगी, पहला क्रॉस से डिनोट करेंगे, यहाँ ताली होगी, फिर भी हम 2 से डिनोट करेंगे, यहाँ ताली होगी हम 3 से डिनोट करेंगे, और बीच में खाली को हम 0 से डिनोट करेंगे। ठीक है, समझ गए। यह पखवाज की ताल है, मतलब मुझे नहीं पता बट पखवाज की ताल है, याद रखना। यह भी मध्य लय पर गाय बजाई जाती है और इसका इस्तेमाल धमार गायन शैली और होरी गायन शैली में यूज होता है। एज सिंपल एज दैट। 3 ताले हो गई, बट यूनिट में एक और चीज आती है, दुगुन चौगुन। वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम एक ताल को प्रस्तुत करते हैं ना, तो हमें यहाँ 3 की बजाय 5 कॉलम बनाने होते हैं, एक चिन्ह का, एक मात्रा का, एक बोल का, एक दुगुन का और एक चौगुन का। व्हाट इज दुगुन चौगुन मैंने बनाया नहीं है सिंप्लिसिटी के लिए, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। तुम जो भी ताल लिखोगे, जो भी एग्जाम में आएंगे, उसमें दुगुन चौगुन जरूर बनाना है। ठीक है, दुगुन चौगुन के अंदर क्या होता है, देसी भाषा में ना बोल को 2 2 के जोड़े में मिलाकर गाने को दुगुन कहते हैं और 4 4 के जोड़े में मिलाकर गाने को चौगुन कहते हैं। रूपक ताल क्या थी, जरा याद देखो। रूपक ताल थी तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना, ये रूपक ताल थी, 7 मात्राओं की ताल थी। अगर मैं 2 2 को क्लब कर दूं, ठीक है, 2 2 को क्लब कर दूं तो वो हो जाएगी तिन नाधी नाधी नाती तिन्ना धिन्ना धिन्ना धिन्ना। देखो ध्यान से पढ़ो, ये तिन तिन ना धिन ना धिन ना, यहाँ पे आके 7 मात्राओं की ताल खत्म हो गई है और ये फिर से शुरू होती है स्क्रैच से। फिर तिन तिन ना धिन ना, 7 7 14, बट इन दैट डिवीजन ओनली 3 2 2 के डिवीजन में उसी ताल के नीचे में लिखूंगा तिन तिन नाती 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 तिन्ना धिन्ना धिन्ना। ठीक है, नीचे सेमी सर्कल, ये हो गया दुगुन। यही अगर मैं 4 सर्कल कर दूं, तिन तिन नादिन नादिन नातिन नातिन दिन्ना दिन्ना दिन्ना, समझ गए। थोड़ा स्लो करते चलो। तिन तिन नाथी नातिन नाती तिन्ना धिन्ना धानी नित्ता, नहीं तिन्ना तिति नाधि नाधि नाते तिन्ना धिन्ना धिन्ना, ये हो गया चौगुन। ठीक है, समझ गए। मेरा कोई मजाक नहीं लगा, मैं म्यूजिशियन नहीं हूँ, मैं बस तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, ये सब सॉर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कूल रहना। ये दुगुन चौगुन हर राग में हो जाएगा। अगर मैं इसके अंदर करना चाहूँ, झपताल के अंदर करना चाहूँ, तो इसका दुगुन बनेगा धिन्ना धिन धिन्ना धिन नातिन नादिन तिन्ना। ठीक है, ये झपताल का हो जाएगा। वेरी सिंपल। इसका एक छोटी सी जोड़ है तानपुरा। तानपुरा अपने आप में एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी बहुत डिटेल नहीं है, बट उसकी तारें किस तरह से मिलाई जाती हैं, उसकी ट्यूनिंग कैसे होती है, वो तुम्हारे सिलेबस में। तो कुछ पॉइंटर्स हैं, याद करना, बस एक कहानी लिखी है। तानपुरे 2 होते हैं, एक स्त्रियों का तानपुरा, एक पुरुषों का तानपुरा। स्त्रियों के तानपुरे में प्रथम तार, दूसरा तार एवं तीसरा तार लोहे का होता है और चौथा तार पीतल का होता है। 1 2 3 लोहा एंड 4 पीतल। ठीक है, और पुरुषों के तानपुरे में अंतिम तार प्रथम एवं अंतिम तार पीतल का होता है और बीच के 2 तार लोहे के होते हैं, यानी कि 1 और 4 पीतल और 2 और 3 लोहा। ये पुरुषों के तानपुरे में होता है। अधिक उतार चढ़ाव के लिए तार की खूंटी से मिलाते हैं और थोड़े अंतर के लिए मणके से मिलाते हैं। जब बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव चाहिए तो हम तार को खूंटी से मिला देंगे, और थोड़ा सा ही चाहिए तो हम मणके यानी कि कील से मिला देंगे। तानपुरा बीच में बजाना चाहिए। तार को धीरे से उंगली से दबाकर अपनी ओर सरकाना चाहिए। ठीक है, तुम गूगल करना तानपुरा के पीछे, मैं तुम्हें भी दिखाऊँ तानपुरा क्या होता है। लेट्स हैव अ लुक। ये होता है तानपुरा। ठीक है, दिस इज तानपुरा। तो हम इसकी ट्यूनिंग किस तरह से सेट बिठाते हैं, उस पर सारी बात है। ओके, तानपुरा बीच से बजाना चाहिए। तार को धीरे से उंगली से दबाकर अपनी ओर सरकाना चाहिए। चारों तारों से बजाने में समय लगाना चाहिए। यदि तानपुरा बराबर मिला है परंतु उसमें अपने आप से भ स्वर सुनाई नहीं देता, तो उसका धागा आगे या पीछे करने से सुनाई देगा। बहुत अलग सी बात है, अजीब सी बात है, इसमें कुछ अपनी तरफ से डाल भी नहीं सकते, बट जितना पढ़ोगे उतना याद रखा, जितना लिखोगे उतना याद रहेगा। ठीक है, तानपुरे के बीच से 2 तार षड़ज स्वर से मिलाए जाते हैं। दोनों तारों का एक ही स्वर से मिलाए जाने का कारण इन्हें जोड़ा कहा जाता है। ठीक है भाई, सिंपल सिंपल। पहला तार मंदर सप्तक को पंचम में तथा चौथा तार मंदर सप्तक के षड़ज से मिलाया जाता है। मंदर सप्तक यानी कि मिडवाला सप्तक, सप्तक होता है 7 स्वरों का समूह। ठीक है, पहला तार उसके पंचम से और दूसरा तार उसके षड़ज से मिलाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार मिलाया हुआ तानपुरा प स स स की आवाज़ देता है, इन स्वरों में बोलता है। ठीक है, जिन रागों में पंचम स्वर वर्जित है, उस स्थिति में मध्यम की उपस्थिति में तानपुरा बजाया जाता है। जहाँ पंचम नहीं है जिस राग में, तो वहाँ म से मिला देते हैं। जब मध्यम भी वर्जित हो तो पंचम वाले तार को मंत्र निषाद में मिलाते हैं, यानी कि नी से मिलाते हैं। इस प्रकार मिलाया हुआ तानपुरा नी स स स्वर में बोलता है। पहली प्रायोरिटी होती है प, वो नहीं है तो म, वो भी नहीं है तो नी। ठीक है, ये सिंपल सी कहानी होगी। तानपुरा इतना ही है, मोर देन इनफ है। अब इसके साथ भैया जी तुम नोटिस करो, इसके साथ हमारा 4th यूनिट भी खत्म। 24 नंबर हमारी जेब में आ गए। इतनी ईजी है म्यूजिक, इतनी ज़्यादा ईजी है। ठीक है,
इसके बाद लेट्स एंटर टू द फिफ्थ यूनिट, हैव अ लुक। भूपेंद्र भैया की क्लिप नंबर 5। हाँ जी, तो जैसा भूपे भैया ने समझाया कि यार कुछ चीज़ें करनी जरूरी है, मैं तुम्हें ऑनेस्टली अगर बात करूँ तो फिफ्थ यूनिट पे तुम तभी आए तुम्हारे पहले 4 यूनिट्स हो चुके हैं, एग्जाम में टाइम कम है, तुम्हें फुल स्कोर नहीं करना, तुम्हें अच्छा स्कोर करना है पर फुल स्कोर नहीं करना, तुम छोड़ भी सकते हो, क्योंकि फिफ्थ यूनिट सबसे लेंदी यूनिट है, सबसे लेंदी और सबसे ज़्यादा एफर्ट टेकिंग यूनिट है, जो कि मार्क्स वो भी 6 ही दे रहा है। तो जब सब 6 मार्क्स ही दे रहे हैं तो सबसे पहले विल प्रायोरिटाइज फर्स्ट 4 यूनिट्स, जब वो हो जाएंगे, अच्छे से हो जाएंगे, हमारे पास टाइम है, हमें करना है, फुल स्कोर करना है, तो हम फिफ्थ यूनिट पे आएंगे। फिफ्थ यूनिट में आखिर है क्या? सबसे पहले तो 2 हैं हमारे पास ग्रंथ। ग्रंथ को तुम मान लो एसेज हैं, ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियंस ने लिखे हैं, म्यूजिक को एक्सप्लेन करते हैं, हमें वो पढ़ने हैं। एंड 3 बड़े बड़े म्यूजिशियंस की बायोपिक है, उनकी जीवनी है कि उनका लाइफ कैसी थी, क्या था, वो बात है। 3 वो है और 2 ये है, एंड इन पांचों से टोटल 6 नंबर का सामान आएगा। बहुत लेंदी है ये, तो जब पहले 4 हो जाए तभी हम इन पे बढ़ेंगे। नाउ लेट्स हैव अ लुक। सो यार, इस 20 मिनट से आधे घंटे की वीडियो में हमने जितना भी म्यूज़िक सीखा है, ये हमारे हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूज़िक को जिन्होंने जन्मा है, बहुत बड़े बड़े उस्ताद उन्होंने ही दिया है, और उन्हीं की देन है जो आज उस संगीत से हम रैप म्यूज़िक में आ गए हैं, अपने जैज़ म्यूज़िक में आ गए हैं। तो उनका आधार, उनका बेस हमारा इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक ही है। तो ये जो नॉलेज हमें जिन लोगों ने दी है, अब आ जाओ ज़रा उनके बारे में समझते हैं, वो लोग कौन थे और उन्होंने क्या क्या किया है, और ये आपको बताएंगे हमारे विश्वास भैया। तो चलते हैं विश्वास भैया के पास। सबसे पहले था संगीत रत्नाकर। ये एक बहुत महत्वपूर्ण संगीत ग्रंथ माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसकी रचना हुई थी 13वीं शताब्दी में। इससे एमसीक्यूज निकल सकते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना। 13वीं शताब्दी में हुई थी। पंडित शारंग देव जी ने इसकी रचना की थी। वो एक कश्मीरी ब्राह्मण थे। इनके पिता सोढ़ल बड़े विद्वान थे, जो राजा के दरबार में उच्च कर्मचारी थे। ऐसे महागुणी व्यक्ति के घर शारंग देव जी का जन्म एवं पालन पोषण हुआ। पंडित जी ने क्या किया? सभी देवताओं की आराधना की, संपूर्ण शास्त्रों का मर्म जाना, गुणियों का सम्मान किया, अनेक संगीत विद्वानों से संगीत शिक्षा प्राप्त की, और स्थान स्थान पर भ्रमण करके अनेक संगीत ग्रंथों का अध्ययन किया। ये सब कुछ करके सभी संगीत संबंधित सामग्री को जोड़कर संगीत रत्नाकर की रचना की एक ग्रंथ है। ठीक है, इस ग्रंथ को मुख्य रूप से 7 अध्यायों में बांट रखा है, इसीलिए इसे सप्ताध्यायी भी कहा गया है। ठीक है, अब 7 अध्याय तुम्हें सीरियल ऑर्डर में याद करने हैं, उनके नाम याद करने, डिटेल बहुत इजीली याद आ जाएगी। सबसे पहला है स्वराध्याय। इस अध्याय में गायन, वादन एवं नृत्य तीनों के बारे में बताया गया है। ठीक है, पंडित जी नाद के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उन्होंने पूरे संसार को ही नाद माना है। नाद एक आम व्यक्ति से ही आनंद मिलता है, नाद की अभिव्यक्ति से आनंद मिलता है तथा सौंदर्य की सृष्टि होती है। शारंग देव जी के अनुसार नाद के 22 भेद होते हैं तथा पंडित जी उन्हें श्रुतियाँ कहते हैं। नाद के जो 22 भेद है उन्हें श्रुतियाँ कहते हैं। स्वर के बारे में उनका कहना है कि श्रुति के उत्पन्न होने वाला रंजक नाद स्वर कहलाता है। ग्राम के बारे में उनका कहना है कि मूर्छना का आश्रय स्वर समूह ग्राम है। ये कुछ डेफिनेशन है उनके वर्ड्स में। 7 स्वर के आरोह अवरोह करने से मूर्छना बनती है। षडज एवं मध्यम ग्राम चलन में है तथा गंधार ग्राम विलुप्त हो चुका है। पंडित शारंग देव जी के अनुसार विशिष्ट वर्ण समुदाय को ही अलंकार कहते हैं। अगर तुमने कुछ नोटिस किया हो तो यहाँ आके चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो रही हैं बट इजी हो रही है। कॉम्प्लेक्स एज इन बहुत कुछ आ रहा है, बट इजी एज इन क्योंकि हम बहुत कुछ आ रहा है तो हम कुछ भी कहीं भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये इसका बेस्ट पार्ट है। यहाँ इसने सारी डेफिनेशन उठा के रिवाइज करवा दी ना तुम्हारी, और तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा, तुम इधर को उधर करोगे, श्रुतिनाथ की डेफिनेशन लिखोगे, स्वर की डेफिनेशन लिखोगे। म्यूजिक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ उसके मार्क्स मिलेंगे। तुम्हें कहीं कुछ नहीं समझ आ रहा, लेंथ बढ़ाने के लिए ऐड थिंग्स, जस्ट ऐड ऑन थिंग्स, बस डाल दो, मार्क्स मिलेंगे। अगला है राग विवेकाध्याय। यह रत्नाकर का दूसरा अध्याय है। इसके अंतर्गत 264 रागों का वर्णन किया गया है, जिन्हें आगे भी भागों में बांटा गया है। राग संगीत की रीढ़ की हड्डी के समान है, इसलिए इस अध्याय की महत्वता को नकारना नहीं चाहिए। ठीक है, प्रकीर्ण वाद्य। इसमें पंडित जी ने वागेश्वर के 28 गुणों का विवेचन किया है। इसके साथ साथ उन्होंने गायक तथा गीत के गुण दोष भी बताए। ठीक है, बहुत सिंपल। प्रबंधाध्याय क्या होता है? जहाँ पे प्रबंध के विषय में विचार किया गया है। ठीक है, इस अध्याय में निबंध गान, अनिबंध गान, रागालाप, रूपकालाप, अपलतिगात, अलाप्तिगात, स्वस्थान नियम के आलाप, अलप, बहुत बहुत कुछ बात की है। अब ऐसा नहीं तुम्हें सब कुछ लिखना है, मतलब पॉइंटर्स वही होने चाहिए, 7 का सोचिए, लेकिन लेंथ कम हो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बहुत एक्सटेंसिवली नोट्स बनाया कि ये तो मैक्सिमम है, इससे थोड़ा कम भी होगा तो चलेगा। ये मोर देन सेटिस्फैक्टरी है, तुम्हारा सेटिस्फैक्टरी भी होगा तो चलेगा। तालाध्याय कहता है संगीत रत्नाकर का 5वां अध्याय है, जिसमें पंडित जी ने उस समय प्रचलित तालों पर विचार किया है। ताल संगीत के अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं पंडित जी के अनुसार। जिसमें गीत, वाद्य और नृत्य प्रतिष्ठित होता है वह ताल है। ठीक है,
वास्तव में ताल संगीत की जान है। वाद्याध्याय मतलब जो हम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, इसके अंदर 4 भागों में बांटा। शुष्क वाद्य जो सूखे अकेले बजाए जाते हैं, सोलो बजाए जाते हैं, जैसे कि शंख। गीतानुंग जो गाते हुए बजाए जाते हैं। नृत्यानुंग जो नाचते हुए बजाए जाते हैं। और गीत नृत्यानुंग जो गाते एवं नाचते दोनों समय बजाए जाते हैं। नृत्याध्याय वो अध्याय है जहाँ आखिरी अध्याय है जहाँ में नृत्य, नाट्य और नृत्य संबंधी विषयों पर प्रकाश डालें। सिंपल कंक्लूजन क्या है भैया? पंडित जी लिखते हैं जैसे नदी सागर में मिलकर तृप्ति प्राप्त कर लेती है, उसी प्रकार मैंने अपना ज्ञान जो मेरे पास था संगीत रत्नाकर में डालकर सर्वज्ञों को निवेदित कर दिया। मैंने अपना सारा काम कर दिया, आगे तुम देख लो। वास्तव में उनकी रचना कठिन, अद्भुत एवं विलक्षण कार्य संपन्न किया। इस ग्रंथ संगीतकारों के लिए ये ग्रंथ संगीतकारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया। इसके बाद आती है बायोपिक्स। ये हमारा पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, बट अगेन बहुत एक्सटेंसिव है, इसलिए कह रहा हूँ एंड में करना। मैं नहीं कह रहा हूँ छोड़ देना, बट एंड में करना जब सारा कुछ हो जाए। अब 3 बायोपिक्स है, मैं तीनों नहीं पढ़ाऊंगा, मैं बस एक पढ़ाऊंगा। मैं बताऊंगा पैटर्न क्या रहता है। मैंने बायोपिक्स को पॉइंटर्स में डाला, इसके 2 फायदे हैं, एक तो तुम एमसीक्यूज टैकल कर पाओगे, दूसरा तुम पॉइंटर्स में लिखते हो तो एग्जामिनर बहुत ज़्यादा खुश होता है और तुम्हें याद करने में आसान रहता है। लेट्स टेक उस्ताद फयाज खान फॉर एग्जाम्पल। पहला पॉइंटर होगा जन्म एंड लास्ट पॉइंटर होगा मृत्यु, जो सब में सेम रहेगा। जन्म के अंदर हम बात करने वाले हैं भैया उनका जन्म कब हुआ, 1886 में हुआ, कहाँ हुआ, आगरा में हुआ, और बेसिक उनकी फैमिलियों की बात, उनके जन्म से 1 महीना पहले उनकी मृत्यु की पिता हो गई थी, 3-4 महीना पहले, ठीक है, बेसिक सी बात। मृत्यु के अंदर हम मृत्यु की डेट डाल देंगे, 5 नवंबर 1950 को। कहाँ हुआ? बड़ौदा में हुआ। और ये बहुत कॉमन लाइन है, यूनिवर्सल लाइन। यद्यपि आप अब इस दुनिया में नहीं रहे, किंतु संगीत जगत उन्हें कभी भुला नहीं पाएगा, ठीक है, ये लाइन है, ठीक है। उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत ज़्यादा है, उनकी योगदान संगीत जगत में बहुत ज़्यादा है, कॉमन है। उसके बीच में उनकी कहानियाँ हैं, जैसे इसके बीच में परिवार। फयाज खान के पिता का नाम सफदर हुसैन खान था। आपके नाना ने उनका पालन पोषण किया, उन्होंने आपको संगीत की शिक्षा दी। संगीत में फयाज खान की रुचि का मुख्य कारण आपके नाना ही बने, ठीक है। परिवार की बात आ गई, नाना का गायन। आपके नाना का हमेशा काली शेरवानी और सफ़ेद साफा पहनकर अपने शिष्यों के साथ रंगमंच पर बड़ी अदा के साथ जब पधारते थे तो ऐसा मालूम पड़ता था कि कोई पहलवान गायक आया। हष्ट पुष्ट शरीर, बड़ी बड़ी मूछें तथा 6 फुट की ऊंचाई से गुलाम अब्बास खान दूर से ही पहचाने जा सकते थे। अब देखो, ये पूरा पैराग्राफ नाना के बारे में होगा, उनकी लुक्स के बारे में होगा, उनकी पर्सनालिटी के बारे में होगा, ठीक है। इसी तरह से हमें डिटेल भरनी है और इसी तरह से हमें चीज़ें याद करनी तीनों के बारे में। खान साहब का गायन कैसा था? खान साहब किशोरावस्था यानी कि टीनेज में ही अच्छा गाते थे। प्रत्येक स्थान पर उनका स्वभाव अच्छा ही पड़ता था। तत्कालीन मैसूर नरेश आपके गायन से बहुत ही प्रभावित हुए, मतलब उस टाइम के मैसूर नरेश इज़ द काइंड ऑफ डेजिग्नेशन। आपको सन 1906 में स्वर्ण पदक और 1911 में आफ्ताब मौसीकी की उपाधि से सुशोभित किया गया, ठीक है। खान साहब का गायन तरीका, खान साहब का कंठ नीचा किंतु भरा, जागीरदार और बुलंद था। खान नीचे स्वर में गाते थे एवं गाते समय अपने मूड का बहुत ध्यान रखते थे, बहुत ही सज धज कर बैठते थे और हिना का इत्र लगाकर पान की डब्बी साथ लेकर बैठते थे। अब इसमें कहानी है, पढ़ो रटो जितना रटा जाए बस, और कुछ नहीं। उनकी प्रवीणता है, खान साहब ख्याल, ध्रुपद, ठुमरी, टप्पा तथा धमार गाते हुए बहुत ही कुशल थे यार। ख्याल, ध्रुपद और धमार तो वैसे तो वे अद्वितीय थे, किंतु मोटी आवाज़ में ठुमरी का प्रत्येक अंग इस प्रकार से गाते थे कि बड़ा आश्चर्य होता था। उनका राग गायन भी काफ़ी अच्छा था, वह एक राग को अलग अलग ढंग से गाते थे, एक ही राग को, ठीक है। उनकी रचनाएं क्या क्या थी भैया? खान साहब एक अच्छे रचनाकार भी थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में अपना नाम प्रेम प्रिया रखा था। उन्हें बहुत सी अच्छी बंदिशों की रचना भी की। जय जयवंती, मोरे मंदिर अब ली नहीं आया तथा राग जोग में आज आज मेरे घर आ रे आदि गीतों की रिकॉर्डिंग भी हो चुकी है तथा यह गीत लोकप्रिय भी है। जय जयवंती, ललित दरबारी उनके प्रिय राग थे। बस ये एक हो गई, ऐसी ही एक और है, ऐसी ही एक और है। ये हमारे पास 3 जीवनियाँ हैं सेम। ये मैंने यहाँ लिखा भी है मृत्यु 1968 प्लस फिक्स लाइन्स, कुछ भी नहीं। लास्ट हमारे पास बचता है ग्रंथ संगीत पारिजात। थोड़ा सिंपल ग्रंथ है, 2 पेजों का, ये ध्यान से पढ़ो। ये हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का एक काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसे पंडित आहोबल ने 1650 में लिखा था। बहुत पुरानी बात होगी, ठीक है। पंडित आहोबल दक्षिण भारत के रहने वाले संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। संस्कृत एवं संगीत में प्रवीणता प्राप्त करने के बाद वे उत्तर की ओर बढ़े थे, ठीक है। वो दक्षिण साउथ यानी कि साउथ से नॉर्थ में आ गए थे। इस ग्रंथ को 1724 ईस्वी में पंडित दीनानाथ ने फारसी में अनुवाद किया, फारसी यानी इंग्लिश, ठीक है। इस ग्रंथ में 500 श्लोक उपलब्ध हैं एवं 122 रागों का वर्णन किया गया। एमसीक्यू मटेरियल है, कितने श्लोक है, कितने राग है। यह ग्रंथ मंगलाचरण से प्राप्त होता है तथा संगीत के पारिभाषिक शब्दों और अन्य तत्वों पर विचार व्यक्त करता है, ठीक है। इसके अंदर 5 अध्याय हैं: स्वर प्राकरण, मूर्छना प्राकरण, गमक प्राकरण, समय प्राकरण तथा स्वर विस्तार प्राकरण। इसकी डिटेल नहीं है पर हाँ नाम याद कर लेना। अब ग्रंथ की विशेषता है कुछ। संगीत पारिजात में
स्वरों की स्थापना हृदय कौतुक के अनुसार की गई है। इस प्रकार उनका शुद्ध सप्तक हमारे काफ़ी थाट के समान है। उनका जो शुद्ध सप्तक है वो हमारा जो रागों में थाट है काफ़ी उसके सिमिलर है। संस्कृत ग्रंथकारों की ही भांति आहुबल ने भी सप्तक में 22 श्रुतियों को में विभाजित किया है। आहुबल ने अपने ग्रंथ में शुद्ध एवं विकृत स्वर कुल मिलाकर 12 बताए। एमसीक्यू है, शुद्ध और विकृत मिलाकर कितने होते हैं? 12 होते हैं। कुछ प्राचीन ग्रंथकारों ने श्रुति और स्वरों में बहुत अंतर बताया, परंतु पंडित आहुबल के अनुसार जितना अंतर स्वर्ण और आभूषण में होता है उतना ही अंतर राग और श्रुति में होता है। वाह, बहुत से लोग हैं जो कहते हैं श्रुति और स्वर बहुत अलग अलग है, लेकिन कहते हैं जितना सोना और आभूषण यानी कि गोल्ड और ज्वेलरी में कितना डिफरेंस है, बहुत माइनर सा, वैसा ही डिफरेंस श्रुतियों और स्वर के अंदर आता है। ठीक है, किसी एक राग के स्वर राग बदलने की श्रुति बन जाती है। ठीक है, पंडित आहुबल ने अपने ग्रंथ में 29 स्वरों के नामों का उल्लेख किया है, परंतु उन्हें 12 से ज़्यादा स्वरों का प्रयोग नहीं किया। नाम मेंशन 29 किए पर यूज़ 12 किए। ठीक है, पंडित आहुबल ने अपने ग्रंथ में रागों का वर्गीकरण थाटों में नहीं किया, परंतु कहीं कहीं थाटों के नाम दिए। ठीक है, थाटों में डिवाइड नहीं किया बट नाम जरूर यूज़ किए। कुल 122 रागों का वर्णन देखने को हमें मिलता है। ओके, लेट्स मूव बैक टू पेज नंबर 1। हमने शॉर्ट डेफिनेशन पिछली वीडियो में कंप्लीट करनी थी, कर ली। राग करने थे, कर लिए। टाइम थ्योरी ड्राफ्ट राग्स कर लिए, ताल कर ली, तानपुरा कर लिया, और ये ऐसे मटेरियल भी सारा सामान कर लिया। 30 में से 30 नंबर आ चुके हैं हमारी जेब में। और वीडियो को इस बात पे कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो शेयर। कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी पूछना हो, कर दो कमेंट। कल एक फाइनल डे स्ट्रैटेजी वीडियो आएगी म्यूजिक पे, जहाँ नोट्स तुम्हारे पास आएंगे, बट मैं एक फाइनल डे की छोटी सी टिप्स दूंगा तुम्हें, बहुत छोटी सी वीडियो की। विल हैव अ लुक एट दैट, बट एज ऑफ नाउ नोट्स डाउनलोड करो, जितना हो सके रिटन प्रैक्टिस करो, एंड जो भी फीडबैक नीचे देना जरूर। इस वीडियो को जितना हो सके फैला दो, बिकॉज मेरे भाई बहुत मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं तुमसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, स्टे ट्यून्ड, स्टे हंग्री, एंड ऑल द बेस्ट।